अनुरंजन कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं अपने बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस का जो सीरीज है उसके अगले पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में माउथ में होने वाले सभी प्रकार के डाइजेशन को देखा, किस किस न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पे डाइजेशन हो रहा था और किस किस का डाइजेशन नहीं हो रहा था। तो बचे हुए जो फूड बोलस है वो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सा पार्ट है जो माउथ से जैसे ही फूड अंदर की तरफ जाता है और वहाँ क्या क्या प्रक्रियाएं होती है डाइजेशन से रिलेटेड। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फेरिंग्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा ओवरऑल फिगर था, अगर हम उसमें बात करें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले माउथ और ओरल कैविटी की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे फेरिंग्स, ओसोफेगस और स्टमक। आज हम लोग इस 3 ऑर्गन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और बात करते हैं फेरिंग्स की। दोस्तों, फेरिंग्स की बात करें तो कहाँ पे होता है ये? तो थ्रोट के पास होता है, ठीक है। ये हमारा इसका लोकेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 2 पाइप आपको देखने को मिलेंगे इस वाले भाग में। एक जो ये पोस्टीरियर साइड में है और एक जो ये एंटीरियर साइड में है। तो एंटीरियर साइड वाला जो पाइप है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और जो पोस्टीरियर वाला ट्यूब है उसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। क्लियर? अब इसोफेगस तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, लेकिन इससे पहले का यहाँ तक का और ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फेरिंग्स में क्या क्या होता है। बकल कैविटी लीड्स टू द funnel shaped pharynx, 12 cm long vertical canal beyond the soft palate. Food and air both passes through it. 3 parts of pharynx: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx is the upper part, opening of Eustachian tube. Pharyngeal tonsils at the back. Oropharynx is the middle part and the palatine tonsil. Laryngopharynx lower part led to ओसोफेगस, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ये सभी टर्म हमने यहाँ पे लिख के रखा है, तो हम लोग समझते हैं एक एक करके ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही फूड अंदर जाता है, ये हमारा माउथ है, ठीक है। और ये ऊपर नोज का भाग हो गया और ये जो है हमारा ये माउथ है। सपोज ये हमारा माउथ है। अभी यहाँ ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के अंदर आपको इसको जो है 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला फेरिंग्स है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। सबसे बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और नीचे वाले लोअर वाले पार्ट को हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट हो गया नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पर आपको जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ आपको 2 ओपनिंग दिखाई पड़ेंगे। एक ट्रेकिया का ओपनिंग होगा और दूसरा जो है वो ओसोफेगस का ओपनिंग होगा। ट्रेकिया के ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, और जो
ओसोफेगस का ओपनिंग है, इसको हम लोग गुलेट बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक हमें इस तरह से एक फ्लिप दिखाई पड़ता है, एक फ्लिप दिखाई पड़ता है इस प्रकार से। जब हमने कहा कि ये वो जगह है जहाँ से एयर और फूड दोनों पास होता है, ये हमारा फूड पाइप हो गया, ये हमारा विंड पाइप हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से एयर भी पास हो रहा है और फूड भी पास हो रहा है, तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, ये जो फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये इस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है, ताकि फूड पार्टिकल इस ट्रेकिया में ना जाए। और अगर इसके एपिग्लोटिस के सही से काम ना करने पर, ठीक है, कभी कभी हमें हमारा जो फूड पार्टिकल है वो इस ट्रेकिया में चले जाता है, जिसके बाद हमें काफ़ी जोर का छींक होता है और वो छींक सीधा हमारे नाक से वो जो फूड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो वो जो स्नीजिंग का प्रॉब्लम है, दैट इज बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग इन द एपिग्लोटिस। क्लियर, ये हुआ आपका जो यहाँ पे फंक्शन होता है। दूसरी बात करें हम लोग नेजोफेरिंग्स की, यहाँ पर हमें कुछ टॉन्सिल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और उसके बाद जो ओरोफेरिंग्स होता है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्पेस है जहाँ से कि फूड भी और एयर भी दोनों पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इस जगह पे हमने देख लिया, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, ये हमारा ओसोफेगस हो गया, ये ट्रेकिया और ये ओसोफेगस। और यहाँ पर हमें 3 भाग में फेरिंग्स देखने को मिलता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, बीच वाला ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओडोफेरिंग्स, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ हमको बोलते हैं इसको हेफोफेरिंग्स, या फिर इसको लेरिंगोफेरिंग्स भी बोला जाता है। ठीक, इन दोनों पार्ट्स को मिला करके यहाँ पे आपको दो ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक ग्लोटिस और एक गुलेट का ओपनिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है एपिग्लोटिस जो है वो पाया जाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर दोस्तों इस चीज़ को हम लोग, इस पूरे भाग को अगर एक इस तरफ से देखा जाए, इस तरफ से देखा जाए, तो ये हमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है इस तरफ पर, ऐसा। इस रिंग को हम लोग वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग। तो वॉल्डेयर्स रिंग क्या है कि a lymphatic tissue of pharynx and buccal cavity arranged in a ring like manner called Waldeyer's ring। यानी कि जो फेरिंग्स के अंदर जो भी लिम्फेटिक टिश्यू, जैसे कि फेरिंगल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पेलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ये टॉन्सिल्स जितने भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग इस तरफ से देखें, यहाँ से कट करके अगर हम लोग देखते हैं तो हमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं। अब टॉन्सिल्स क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ ऑर्गन होता है। ठीक है, क्लियर। और अगर लिम्फेटिक टिश्यू का ऑर्गन बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये क्या करेगा, तो जो एंटीबॉडी या एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर में जाते हैं उसको किल करने में ये काम करता है। तो एक तरह से हमारा सेफ्टी वेल्व है ये। क्लियर, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कभी कभी इसके अंदर जो है डिजॉर्डर हो जाते हैं, तो उन डिजॉर्डर्स को हम लोग कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेशन इन पेलेटाइन टॉन्सिल। जो ये पेलेटाइन टॉन्सिल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला यानी कि ये वाला हिस्सा, अगर इसमें इन्फ्लेशन हो जाए, सूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। इसी तरह से हमारे पास एक फेरिंगल टॉन्सिल है। ठीक है, फेरिंगल टॉन्सिल, अगर इसमें इन्फ्लेशन हो जाता है तो इसको हम लोग एडिनोइड हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इसको फेरिंगल टॉन्सिल को हम लोग एडिनोइड टॉन्सिल भी कहते हैं। तो कुल 4 तरह के टॉन्सिल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, फेरिंगल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पेलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ये एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके फंक्शन की, यहाँ ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस। सॉरी, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है,
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दो ओपनिंग होते हैं, एक ट्रेकिया और एक जो है ओसोफेगस होता है हमारा। तो जो ओसोफेगस का ओपनिंग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गुलेट, और जो ट्रेकिया का ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको यहाँ और इसको यहाँ होना चाहिए। तो गुलेट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया विच गेट कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लिप होता है जिससे ये कवर्ड हो जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फूड एंटर इनटू ट्रेकिया। Malfunctioning of epiglottis, malfunctioning of epiglottis cause sneezing। ठीक है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेरिंग्स, फेरिंग्स में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, फेरिंग्स के बाद जो है अगला ऑर्गन है जिसमें कि फूड इंटर करता है, वो है ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस। ओसोफेगस की बात करें, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, नैरो एंड इन मिसप्रिंट, नैरो एंड muscular, present in thoracic cavity, present in thoracic cavity from neck region to thoracic cavity। तो हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला चीज़, ये स्टार्ट हो जाता है आपको नेक रीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक जाता है, थोरेसिक कैविटी तक जाता है, और थोरेसिक कैविटी के बाद ये फिर स्टोमक में एंटर कर जाता है। तो ये जो हमारा नेक से लेकर के ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और ये सर्वाइकल कैविटी हो गया, क्लेविकल कैविटी हो गया। तो इन दोनों में हमें ये 25 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब जो है वो देखने को मिलता है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। रन्स बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे ये अवस्थित होता है। पासेस थ्रू डायफ्राम एंड लीड्स टू स्टमक। तो ये जो पार्ट है हमारा, अगर हम लोग बात करें कि ये रिब्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा ये इस तरह से हमारा ये लंग्स हो गया, और लंग्स के नीचे ये जो है किसी से घिरा हुआ होता है, रिब्स से घिरा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो है ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और इस डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ओसोफेगस जो कहाँ निकलता है, स्टमक में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओसोफेगस। ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक इज गाइडेड बाय टू स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो फूड के स्टमक के अंदर जो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये ओसोफेगस है और यहाँ से फिर ये स्टमक शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, मस्कुलर स्फिंक्टर। ठीक है, जो फूड के अमाउंट को कंट्रोल करता है स्टमक में जाने से। ठीक है, ये जो फूड है ओसोफेगस के थ्रू जो पास होता है उसको हम लोग पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, इसको कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ये फूड का बोलस है, लेट्स सपोज फूड का बोलस अभी यहाँ है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा और इधर की तरफ एक्सपांशन होगा, तो फिर ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो ये इस तरह का जो मूवमेंट होगा फूड का, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। इसी मूवमेंट के थ्रू ओसोफेगस से फूड पास होता है, और फिर जब स्टमक के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक स्फिंक्टर से मिलता है, जिसे हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो फूड का जो मूवमेंट है स्टमक की तरफ, उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टमक की। तो स्टमक में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला चीज़, ओसोफेगस यहाँ से आया, यहाँ पे आपको कुछ स्फिंक्टर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ से ये स्टमक का रीजन शुरू हो जाता है। तो इस स्टमक के रीजन में
हम लोग अगर देखें तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। फंडस जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, कार्डियक ये बीच वाला पार्ट, इसमें इसी में फूड एंटर करता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि स्टमक में फूड किस पार्ट में एंटर करता है, तो वो कार्डियक पार्ट में एंटर करता है। और उसके बाद जो नीचे ये फनल शेप्ड आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। और इसके बाद यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम यहीं पर होता है। चलिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं इस पे। स्टमक की बात करें तो इट इज अ जे शेप्ड, किस प्रकार का है ये, जे शेप्ड, इस तरह का एक ऑर्गन है, ठीक है। बैग लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी। तो हमने अभी बात की, यहाँ पर हमें हमारे बॉडी में 3 तरह के कैविटी देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहले बकल कैविटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बकल कैविटी के बाद जब नीचे आते हैं तो जो सीना वाला पार्ट है, हमारा चेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ पर एक कैविटी देखने को मिलता है जिसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, एक और कैविटी हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी। कैविटी का मतलब है खाली जगह, तो ये भी एक खाली जगह है। और इस खाली जगह में क्या हमें देखने को मिलता है, हमें लंग्स देखने को मिलता है, हमें ओसोफेगस, हमें ट्रेकिया, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग एब्डोमेन कैविटी की बात करें तो यहाँ पे हमको स्टमक देखने को मिलेगा, उसके बाद लीवर, पैंक्रियाज, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे है, जो हमारा आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी हमें हमारे एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 3 तरह का जो कैविटीज हैं। आगे हम लोग बात करें, इट इज़ अ होलो ऑर्गन, स्टमक इज अ होलो ऑर्गन दैट होल्ड्स द फूड 40 आवर्स, आई थिंक 4 to 5 आवर्स के लिए यहाँ पर फूड जो है स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्टर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन, ठीक है, इसे हम लोग गैस्टर भी कहते हैं और डाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें हम लोग तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो एक कार्डियक पार्ट, फंडस और पैलोरिक, ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट है वो मेन इसका बॉडी पार्ट हो गया। अगर हम लोग कार्डियक की बात करें तो द ओसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक इन दिस रीजन, फंडस इन दिस रीजन इज फिल्ड विथ गैस एंड एयर। जो सबसे ऊपर वाला ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस। इसमें कुछ नहीं होता सिवाय गैस और एयर के। पैलोरस पार्ट की बात करें, इट इज द फनल शेप्ड, ये इस प्रकार का यहाँ पे फनल शेप्ड, लोअर पार्ट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर, एंड द बॉडी इज द पार्ट वेयर चर्निंग मूवमेंट टेक्स प्लेस। व्हाट इज दिस चर्निंग मूवमेंट? तो जब स्टमक में फूड एंटर होता है तो यहाँ पर जो भी जूस सिक्रेट होता है स्टमक में, उसमें इस फूड को मिक्सअप किया जाता है। जिस मूवमेंट के द्वारा इस फूड को मिक्सअप किया जाता है स्टमक में, उसको हम लोग चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। अभी स्टमक में हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, प्रेजेंट इन द म्यूकोजल लेयर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। व्हाट इज दिस म्यूकोजल लेयर? इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का उस समय में। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें कुछ 4 लेयर्स लगभग होते हैं एक वॉल में। अगर हम लोग ये मान लीजिए ये हमारा ओसोफेगस है, तो इसका अगर एक वॉल को देखें तो इसमें हमें 4 लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग म्यूकोजल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इस म्यूकोजल लेयर में हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, और वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अभी इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमें कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गोबलेट या म्यूकस नेक सेल, चीफ या पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। कुल 3 तरह के सेल्स हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखने को मिलते हैं, गोबलेट सेल्स, चीफ सेल्स या ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, क्लियर। अगर हम लोग गोबलेट सेल की बात करें, गोबलेट सेल क्या सेक्रेट करता है? तो ये सेक्रेट करता है म्यूकस, सेक्रेट्स म्यूकस। चीफ सेल सेक्रेट्स पेप्सिनोजेन और ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
अब अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, म्यूकस को, पेप्सिनोजेन को और HCl को, तो कलेक्टिवली इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में 3 मुख्य घटक हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन के बारे में बात करें। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। अभी क्या है कि जब गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, पेप्सिनोजेन भी होता है और म्यूकस भी होता है। तो सबसे पहले म्यूकस क्या करेगा कि जो वॉल है स्टमक का, ठीक है, उस वॉल के स्टमक के वॉल पे एक लेयर से बना देगा, जिससे कि जो एसिड है उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़े। ठीक है, The pepsinogen is an inactive enzyme which get activated in acidic medium provided by HCl। अभी जो क्या है कि जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये अभी काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही HCl जो है एक एसिडिक मीडियम बनाता है उस मीडियम में ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। तो 2 काम यहाँ पर हो गया, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और दूसरा जो पेप्सिनोजेन है इसको एक्टिव बना देना, और एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, पेप्सिन। डाइजेशन क्या क्या होता है स्टमक में, तो फूड मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस बाय चर्निंग मूवमेंट एंड फॉर्म काइल। हमने बताया चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, जिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में फूड को मिक्स किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो बोलस था ना, वो उसको टर्म को हम लोग बदल देते हैं, द बोलस इज नाउ नोन एज काइल। कार्बोहाइड्रेट्स में किसी भी तरह का डाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। लिपिड्स में यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही हमें न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टमक में किसका डाइजेशन देखने को मिलता है, प्रोटीन का डाइजेशन देखने को मिलता है। जो प्रोटीन है वो इस पेप्सिन के प्रेजेंस में, ठीक है, पेप्सिन पहले क्या था, पेप्सिनोजेन था, पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, और इस पेप्सिन के प्रेजेंस में जो प्रोटीन है वो टूट करके पेप्टाइड्स या प्रोटियोजेस बना लेगा। प्रोटीन में एक स्पेशल प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं केजाइन, डाइजेस्टेड बाय एंजाइम रेनिन एंड काइमोसिन इन स्टमक। रेनिन या काइमोसिन। कहने का मतलब है कि जो पेप्सिन है ये सामान्य अगर सभी प्रोटीन पे काम करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन जो मिल्क प्रोटीन है दैट इज स्पेशली केजाइन, ठीक है, ये पेप्सिन के प्रेजेंस में नहीं बल्कि रेनिन या कैमोसिन के प्रेजेंस में इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक तक हम लोग फूड को ला करके डाइजेस्ट करा चुके हैं। तो अगर ओवरऑल रिवीजन की एक बार बात करें तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन हुआ। ठीक है, माउथ में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये किस में बदल गया था, ये माल्टोज में बदल गया था। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ पर, स्टमक में। ठीक है, प्रोटीन कहाँ पर, तो स्टमक में इसका डाइजेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, स्टमक में किसका डाइजेशन शुरू हो चुका है, प्रोटीन का। ठीक है, और ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि डाइजेशन, अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने इस जो फूड बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड है इसको हम लोग लेकर के चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें। थैंक यू।